नमस्कार साथियों, अश्विनी जीएस क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम सब आज ज्योग्राफी में, भूगोल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देख रहे हैं। हम लोगों का महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा था साथियों पवन, और पवन में हम लोगों ने अस्थाई पवन और अस्थाई पवनों को हम लोगों ने देखा। लेकिन आज जो हम लोग देखने वाले हैं वह पवन में ही है हम लोगों का क्षेत्रीय या प्रादेशिक या स्थानीय पवन। क्षेत्रीय, प्रादेशिक या स्थानीय पवन। तो पवन में ये पवने विशेष स्थान पर चलते हैं, विशेष कॉन्टिनेंट में चलते हैं, विशेष महाद्वीप में चलते हैं, इसीलिए इन्हें स्थानीय पवन कहा जाता है। और क्षेत्रीय पवन भी इन्हें कहा जाता है, प्रादेशिक पवन भी इन्हें कहा जाता है। ये जो पवन है इनके अनेक विशेषताएं हैं और क्षेत्रीय पवनों के अनेक प्रकार हैं जो विभिन्न देशों में चला करती हैं। इनके नाम अलग अलग हैं कई जगहों पे। तो आज इसी सब के बारे में हम सब देखेंगे। प्यारे साथियों, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर एनसीईआरटी किताब वगैरह के बारे में, तो सर मैं बता दूं आपको कि देखो एनसीईआरटी किताब जो है वो भी बेस्ट है। यदि 6 से लेकर के 12 तक एनसीईआरटी किताब का अध्ययन किया जाए, ज्योग्राफी पढ़ा जाए, तो बहुत अच्छे तरीके से ज्योग्राफी तैयार हो सकता है। फुलर महोदय हैं, बर्नवाल साहब हैं, इन लोगों की पुस्तकें भी बहुत बेस्ट होती हैं। इन लोगों के पुस्तकों को भी आप सब देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आइए हम सब स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से, सरल तरीके से चीजों को समझेंगे कि कहाँ पर किस तरीके से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, पवनों के स्थानीय नाम क्या होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो कैसा लगा आपको, और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे आप सब, है ना। तो आइए हम सब देखते हैं, लेट न करते हुए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि चिनूक या पवन के बारे में हम सब पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सब देख रहे हैं, तो हम जो यहाँ पर पवन के बारे में क्षेत्रीय, प्रादेशिक या स्थानीय पवन को पढ़ने जा रहे हैं। इन पवनों के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं साथियों? 2 भाग होते हैं। पहला होता है गर्म। पहला क्या होता है? गर्म या शुष्क पवन, गर्म या शुष्क पवन। और दूसरा होता है ठंडा पवन या ठंडी पवन। तो हम सब यहाँ पर सबसे पहले गर्म और शुष्क पवन के बारे में पढ़ने वाले हैं। गर्म और शुष्क पवन को देखेंगे, उसके बाद हम लोग ठंडे की बातें, ठंडे पवन की चर्चा अगले क्लास में करेंगे। तो आइए हम सब देखें कि गर्म और शुष्क पवन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला गर्म पवन जो होता है साथियों, गर्म और शुष्क पवन में सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर जो चर्चा करने वाला हूं मैं, वह आपका पवन है चिनूक। कौन सा पवन है साथियों? वह है आपका चिनूक पवन है। यह है आपका चिनूक पवन। चिनूक पवन जो होता है यह भी एक गर्म और शुष्क पवन है। क्या यह भी एक आपका गर्म और शुष्क पवन है। तो इसी के बारे में सबसे पहले आज चर्चा किया जाएगा कि चिनूक पवन भी यह एक गर्म और शुष्क पवन है साथियों। तो चिनूक पवन जो है यह कहाँ चला करता है? चिनूक पवन कहाँ चला करता है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग देखें। तो यह जो चिनूक पवन है साथियों, यह रॉकी पर्वत श्रेणी, यह कहाँ चलता है? तो रॉकी पर्वत श्रेणी। अब पहले देखेंगे कि रॉकी पर्वत श्रेणी का विस्तार कहाँ है साथियों। रॉकी पर्वत श्रेणी का विस्तार कहाँ है? देखिए, सबसे पहले 2 बातों को आप सब याद रखेंगे पवन जब भी याद करना होगा। ये देखिए आपका चिनूक का क्षेत्र है दोस्तों। यह जो क्षेत्र है आपका, यह क्षेत्र आपका चिनूक का क्षेत्र है। यहीं पे रॉकी पर्वत श्रेणी देखिए इस तरह से पाई जाती है। ये देखिए आपका रॉकी पर्वत श्रेणी का विस्तार है। रॉकी पर्वत श्रेणी का विस्तार आपका उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है साथियों। और यहीं पे जो ये माउंटेन है, यही माउंटेन में से यहीं पे चिनूक पवन चला करता है। चिनूक पवन का क्षेत्र जो है सो यहीं पे है। ये जो आप देख रहे हो बिंदी, आप दिखाई पड़ रहा होगा, ब्लैक मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ब्लैक इंडिकेट कर रहा हूँ साथियों, यही आपका चिनूक पवन चला करता है। तो चिनूक पवन जो चलता है यहाँ पर साथियों, आप देख रहे हो, यही चिनूक पवन का क्षेत्र है। चिनूक पवन जो है कहाँ चला करता है? तो रॉकी पर्वत श्रेणी, रॉकी पर्वत श्रेणी पे चला करता है। लेकिन रॉकी पर्वत श्रेणी पे किधर चला करता है साथियों? रॉकी पर्वत
पे चला करता है। देखिए ए आपका माउंटेन हो गया, ए आपका हो गया पर्वत साथियों, ए आपका हो गया पर्वत, ए आपका माउंटेन है। माउंटेन में हमें दो तीन बातों को ध्यान देना होता है कि सबसे पहले क्वेश्चन एग्जाम में देता है कि पवन मुखी ढाल और पवन विमुखी ढाल दो शब्द होते हैं, इन दो शब्दों को जरूर समझना चाहिए। यदि पवन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो जो शब्द जो परीक्षा में जो क्वेश्चन दिया जाएगा और उस क्वेश्चन में जो शब्द दिए जाएंगे उस शब्दों पर थोड़ा सा चर्चा कर लें, तभी टॉपिकों को समझना बड़ा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं पवन मुखी ढाल, पवन विमुखी ढाल, पवन विमुखी ढाल। पवन विमुखी ढाल एक होता है साथियों, पवन विमुखी ढाल होता है। तो पवन विमुखी ढाल का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम सब चर्चा करें। इसे कहा जाता है विंड वर्ड साइड। इसे क्या कहा जाता है साथियों, विंड वर्ड साइड, या स्लोप भी आप कह सकते हो, इंड वर्ड साइड, या फिर आप कह सकते हो कि विंड वर्ड स्लोप भी आप कह सकते हो साथियों। दूसरा होता है कि पवन विमुखी ढाल, दूसरा होता है पवन विमुखी ढाल, पवन विमुखी ढाल होता है साथियों। तो पवन विमुखी ढाल किसे कहते हैं, पवन विमुख ढाल किसे कहते हैं, तो पवन विमुख ढाल जो है ये किसे कहा जाता है, पवन विमुखी ढाल किसे कहते हैं साथियों, इसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में, तो इसे कहते हैं जो है सो इंग्लिश में लीवार्ड स्लोप। क्या कहते हैं, लीवार्ड स्लोप, या लीवार्ड साइड भी आप कह सकते हैं, लीवार्ड स्लोप या लीवार्ड साइड। पवन विमुखी ढाल या पवन विमुखी ढाल कहते हैं। पवन विमुखी ढाल को पवन सम्मुख ढाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, पवन सम्मुख ढाल भी कहा जाता है साथियों। तो पवन विमुखी ढाल विंड वर्ड साइड, और दूसरा है पवन विमुखी ढाल जिसे लीवार्ड साइड कहा जाता है। तो देखिए यह जो आपका साइड है, यह जो साइड है साथियों आपका, ये देखिए इस साइड को कहा जाता है पवन विमुखी ढाल। क्या कहते हैं, पवन विमुखी ढाल, पवन विमुखी ढाल कहते हैं। और इसे कहा जाता है साथियों पवन विमुखी ढाल। क्या कहते हैं, पवन विमुखी ढाल, पवन विमुखी ढाल इसे कहा जाता है। विमुखी मतलब समझ रहे हैं बात को ना, लीवार्ड साइड। ये क्या है आपका, ये आपका लीवार्ड साइड है, और ये आपका जो है क्या है साथियों, तो ये आपका विंड वर्ड साइड है, विंड वर्ड साइड है। ये आपका विंड वर्ड साइड है, ये आपका लीवार्ड साइड है। तो दोनों का मतलब समझिएगा, पवन विमुखी ढाल मतलब पवन जब इधर से जाता है साथियों, तो इस ढाल पर पवन विमुखी ढाल को वृष्टि छाया क्षेत्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र भी कहा जाता है साथियों। पवन विमुखी ढाल को, पवन विमुखी ढाल को मतलब लीवार्ड साइड को वृष्टि छाया क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होता है। जब इन ढाल पर पर्वत के दूसरे ढाल को पवन जिस साइड से आया, पवन इस साइड से यदि आता है साथियों, तो इस ढाल को बोलेंगे विंड वर्ड साइड, पवन विमुखी ढाल या पवन सम्मुख ढाल कहेंगे। लेकिन पर्वतें जब पवन विमुखी ढाल से ऊपर की ओर चढ़ती हैं और जब ये नीचे उतरने लगती है इस ढाल पर, तो दूसरा तरफ पवन का ढाल ये होगा, दूसरा पार्ट पवन का ये होगा साथियों। इस पार्ट में पवन वर्षा नहीं करते हैं, इसीलिए इस क्षेत्र को पवन विमुखी ढाल कहते हैं या वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है, लीवार्ड साइड कहा जाता है। तो अब तो आप ये समझ गए होंगे कि पवन विमुखी ढाल और पवन विमुखी ढाल में क्या अंतर होता है, डिफरेंट होता है। तो आइए हम सब अब इसी के आगे थोड़ा सा कुछ और महत्वपूर्ण चीजों को देखेंगे। जब भी क्वेश्चन एग्जाम में देगा तो इंग्लिश में तो विंड वर्ड साइड दे देगा, लेकिन हिंदी में पवन विमुखी ढाल और पवन विमुखी ढाल में अंतर आप समझ गए। पवन विमुखी ढाल जो ये हुआ आपका हवा इधर से आ रहा है, जो पश्चिमी भाग है, और पूर्वी भाग आपका एक पवन विमुखी ढाल होगा साथियों। पूर्वी भाग पवन विमुखी ढाल होगा, इसे वृष्टि छाया क्षेत्र भी कहते हैं। तो इसे आप समझ गए होंगे। आइए हम सब बात कर रहे थे हम लोग आज
चिनुक पवन के बारे में। तो चिनुक पवन को बहुत ही अच्छे तरीके से आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे साथियों। नाम याद रखिएगा कि पवन भीमुखी ढाल किसे कहते हैं और पवन मुखी ढाल किसे कहते हैं। पवन भीमुखी ढाल या पवन सम्मुख ढाल एक ही होता है। दूसरा होता है पवन विमुखी ढाल। तो इन दोनों में अंतर को समझिएगा, तभी आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं। देखिए, जो चिनुक पवन होता है साथियों, जो चिनुक पवन होता है आपका, वो तो आपका पवन जो है, ये आप देख रहे हैं कि पवन का यह पश्चिमी भाग है। पवन का साथियों यह पश्चिमी भाग है और सॉरी माउंटेन का यह पश्चिमी भाग है और माउंटेन का साथियों यह पूर्वी भाग है। मतलब रॉकी पर्वत श्रेणी जो है साथियों, तो रॉकी पर्वत श्रेणी में आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह पश्चिमी ढाल होगा और यह पूर्वी ढाल होगा साथियों। यह पूर्वी ढाल और यह पश्चिमी ढाल है आपका। तो जो पवन होते हैं, पवन जब यहाँ से चलते हैं तो पवन चिनुक पवन क्या करती है कि जब चिनुक जो पवनें जब चलती हैं रॉकी पर्वत माउंटेन पर, यूएसए में है, या रॉकी पर्वत श्रेणी का विस्तार यूएसए में है साथियों। कहाँ पे है? यूएसए में है, उत्तरी अमेरिका में है ना। अमेरिका में रॉकी पर्वत श्रेणी का विस्तार है यूएसए में साथियों। तो यूएसए में क्या होता है, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीजों को समझिएगा कि चिनुक पवन जो होते हैं, चिनुक पवन जब ये यहाँ पर चलते हैं साथियों, तो यहाँ पर पवन भीमुखी ढाल से, मतलब विंड बर्ड साइड से, पवन सम्मुखी ढाल से ऊपर की ओर चढ़ते हैं। तो ऊपर की ओर चढ़ने में साथियों यह मेघ है और यहाँ पर वर्षा कर देते हैं। सब क्या कर देते हैं? वर्षा कर देते हैं साथियों, क्योंकि अपने साथ थोड़ा सा आर्द्रता लेकर जो आते हैं तो पर्वत से टकरा करके यहाँ पर वर्षा हो जाता है। पवन के माउंटेन के पश्चिमी भाग पर वर्षा हो जाता है। तो चिनुक पवन का विकास कहाँ होता है? तो चिनुक पवन का विकास साथियों कहाँ होता है? तो आप याद रखिएगा कि चिनुक पवन का विस्तार जो है या इसका विकास जो है साथियों, वह कहाँ पर होता है? तो यूएसए या कनाडा में होता है। यूएसए और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल पे होता है साथियों, पूर्वी ढाल पे होता है। क्योंकि यहाँ पर तो वर्षा हुआ, लेकिन जब ये पवनें नीचे उतरने लगती हैं, साथियों, तो ये शुष्क हो जाते हैं, मतलब ये गर्म हो जाते हैं, इनमें नमी समाप्त हो जाती है। और जब इनमें नमी समाप्त हो जाती है साथियों, तो ये हवा जो चलते हैं, इन्हीं को चिनुक कहा जाता है। तो ये कहाँ चलते हैं? पवन विमुखी ढाल पे चलते हैं, पवन विमुखी ढाल पे चला करते हैं साथियों। इसीलिए कहा जाता है कि चिनुक पवन का विकास कहाँ होता है? तो चिनुक पवन का विकास साथियों कहाँ पर होता है? तो ये रॉकी यूएसए और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के जो पूर्वी ढलान होता है, जो पूर्वी भाग होता है, जिसे पवन विमुखी ढाल कहा जाता है, इसी साइड में इनका विकास होता है, जो जिसे वृष्टि छाया क्षेत्र भी कहते हैं साथियों। तो यहाँ पर विकसित होते हैं ये पवन। जब ये पवन शुष्क पवन जब यहाँ पर चला करती हैं, जब ये गर्म पवनें रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल पर चला करती हैं, तो पूर्वी ढाल पर चलने से क्या होता है? जो बर्फ पिघल जाते हैं साथियों, क्या होते हैं? बर्फ पिघल जाते हैं साथियों। और बर्फ पिघलने से क्या होता है? बर्फ पिघल जाते हैं और बर्फ पिघलने से जो मैदानी क्षेत्र है, वहां पे जो पेयरी घास का मैदान जो है, जो यहाँ पे पाया जाता है साथियों, ये पेयरी घास का मैदान जो है यहाँ पर ये बहुत यूजफुल होते हैं। इसलिए यहाँ पर पशुओं के चारे का प्रबंध हो जाता है, साथियों। यहाँ पर पशुओं के चारे का प्रबंध हो जाता है और पशु चारे बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, इसलिए उनके लिए लाभदायक होता है। पशुओं के चारे दूषित हो जाते हैं। तो आप देख रहे हो, इन्हें जब ये चलते हैं पवने, तो इनसे ये गर्म पवनों से इधर तो देखिए पर्वत के इस भाग में वर्षा कर रहे हैं और पर्वत के और माउंटेन के इस भाग में, रॉकी माउंटेन के पूर्वी भाग में वर्षा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक गर्म हो जाते हैं, नीचे उतरने के बाद शुष्क हो जाते हैं। इसे पवन विमुखी ढाल पे चिनुक पवन कहाँ विकसित होते हैं? यूएसए के रॉकी माउंटेन के पूर्वी ढाल पर होते हैं, पवन विमुखी ढाल पर विकसित होते हैं साथियों, लीवर्ड साइड में विकसित होते हैं। और ये जब बर्फ को पिघला देते हैं, इसीलिए इनको एक नाम दिया जाता है कि हिम भक्षणी इन्हें कहा जाता है साथियों। क्या बोलते हैं? हिम भक्षणी इन्हें कहा जाता है। चिनुक पवनों को हिम भक्षणी कहा जाता है साथियों, मतलब ये बर्फ को पिघला देते हैं।
क्या कर देते हैं साथियों, एक बर्फ को पिघला देते हैं, और जो बर्फ को पिघला देते हैं जिससे जो प्यारी घास का मैदान है, जो प्यारी घास का मैदान है वह घासों से पूरा भर जाता है, जो पशुओं के चारे के लिए, भोजन के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होता है साथियों। एक जो चिनूक नाम है, चिनूक नाम कैसे पड़ा, चिनूक नाम साथियों रेड इंडियन जाति जो अमेरिका में रहा करती थी, रेड इंडियन जाति जो वहां पर रहा करती थी अमेरिका में, उन्हीं की भाषा से यह शब्द लिया गया है और इसका नाम है चिनूक पड़ा इसका नाम साथियों। तो रेड इंडियन की जो भाषा थी यूएसए में, उसी से यह शब्द विकसित हुआ है और वहीं से शब्द लिया गया है साथियों, जिसका अर्थ ही होता है, चिनूक का अर्थ ही होता है साथियों हिम भक्षणी, मतलब बर्फ को भक्षण करने वाला, बर्फ को खत्म करने वाला। तो वाकई में यह तो गर्म पवन है जो रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल पर विकसित होता है और क्या करता है कि बर्फों को पिघला देता है, इसलिए यहाँ पर प्यारी घास के मैदान इस क्षेत्र में विकसित हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जो पशुओं के चारे के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होती है। अब आप देखने वाले साथियों, यही चिनूक पवन की भांति, इसी चिनूक भवन की भांति एक और पवन होता है, एक और पवन है जिसका नाम है साथियों फॉन। क्या नाम है साथियों उसका नाम है फॉन माउंटेन, उसका नाम है। तो फॉन माउंटेन जो होता है साथियों वह किधर चला करता है, आइए हम सब देखें। फॉन पवन जो होता है साथियों वह कहाँ चलता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए, क्योंकि यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सब पॉइंट को आप लोग नोट करते चलिएगा, जितनी भी बातें मैं बताते चल रहा हूँ। एक पवन आ गया साथियों आपका फॉन पवन आ गया। फॉन पवन क्या होता है इसके बारे में देखा जाए, ये कहाँ चलता है साथियों। फॉन पवन जो है यह कहाँ चलता है, तो यह जो है आपका जो है सो आपने नाम सुना होगा साथियों, आपने नाम सुना होगा जो फॉन पवन होता है साथियों, यह जो है सो आपका यह भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पवन माना जाता है साथियों, यह भी एक इम्पोर्टेंट पवन माना जाता है। और आप जब देखेंगे कि जो फॉन पवन है साथियों यह कहाँ चला जाता है, तो यूरोप के जो आल्प्स पर्वत है, जो क्या है साथियों, जो आल्प्स पर्वत है साथियों, तो आल्प्स पर्वत पे यह चला करता है साथियों। कहाँ पे चलता है, आल्प्स पर्वत पे फॉन पवन चला करता है। यूरोप में आल्प्स पर्वत पे फॉन पवन चला करता है साथियों। अब देखिए यह जो आपका ये देखिए आपका आल्प्स माउंटेन हो गया, क्या होगा साथियों, ये आपका आल्प्स माउंटेन हो गया साथियों, क्या हो गया, आल्प्स माउंटेन हो गया साथियों। तो आल्प्स माउंटेन जो है आपका ये देखिए यहाँ पे चला करता है साथियों आल्प्स पर्वत, ये देखिए फॉन पवन चला करता है यहाँ पर। रेड जो आप देख रहे हो यह आपका फॉन पवन है साथियों, यहाँ पर जो चला करता है ये आपका देखिए आल्प्स पर्वत है साथियों। और आल्प्स पर्वत में आप देख रहे हो ये आपका दक्षिणी भाग है, ये क्या है, एक फॉन पवन का एक पर्वत का दक्षिणी भाग है, ये पर्वत का उत्तरी भाग है साथियों, यह पर्वत का उत्तरी भाग, यह पर्वत का दक्षिणी भाग है साथियों। यह किधर वर्षा करता है, यह दक्षिणी ढाल है, यह दक्षिणी ढाल है और यह उत्तरी ढाल है साथियों इस तरफ। यह आपका माउंटेन है, यह आपका माउंटेन है साथियों। तो यह वर्षा कहाँ पर करता है इसके बारे में थोड़ा सा देखना है। फॉन पवन का विकास कहाँ पर होता है, फॉन पवन का विकास साथियों यह कहाँ पर होता है, तो यह आल्प्स पर्वत साथियों, कहाँ पर, यूरोप में। यूरोप में जो आल्प्स पर्वत है वहीं पे फॉन पवन का विकास होता है। फॉन पवन भी साथियों एक गर्म और एक शुष्क पवन है, गर्म या शुष्क पवन है जो कहाँ पर विकसित होता है। तो यह पवन भी जो कहाँ पर विकसित होता है साथियों, यह पवन भी आपको जो है किस साइड में विकसित होता है, तो पवन विमुखी ढाल पर विकसित होता है साथियों। कहाँ पर विकसित होता है, पवन विमुखी ढाल पर विकसित होता है। इस बात को याद करेंगे, इसका पवन विमुखी ढाल जो होगा साथियों, यहाँ पर ये देखिए जब यह नीचे उतरता है पवन, जब यह नीचे उतरेगा साथियों तो इसी को बोलते हैं पवन विमुखी ढाल। जैसा कि मैंने आपको बता भी दिया यह क्या है, तो पवन विमुखी ढाल है साथियों, पवन विमुखी ढाल है, इसी पे पवन विकसित होते हैं। और जब नीचे उतरते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ पर ये शुष्क हो जाते हैं और शुष्क होने से ये भी जो है सो बर्फ को पिघला देते हैं, ये भी बर्फ को पिघलाते हैं साथियों। और इनके चलने पर क्या होता है, इनके चलने पर क्या होता है, बर्फ को तो ये पिघला ही देते हैं और बर्फ को पिघलाने के साथ साथ यहाँ पर भी जब बर्फ को ये पिघला देते हैं, क्या करते हैं, बर्फ को पिघला देते हैं साथियों, पिघला देते हैं। और इसके बाद क्या होता है, तो बर्फ को पिघलने से चारों का प्रबंध हो जाता है, चारों का प्रबंध
चारों का प्रबंध हो जाता है साथियों, चारों का प्रबंध हो जाता है साथियों। इसके बाद क्या होता है, अंगूर जो होते हैं वहां पर, अंगूर साथियों वे पकने लगते हैं। क्या होते हैं, अंगूर पकने लगते हैं। यहाँ पर अंगूर क्या होते हैं साथियों, अंगूर पकने लगते हैं। और इनका सबसे ज्यादा प्रभाव जो होता है साथियों, सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है इनका, वह स्विट्जरलैंड में होता है। कहां पर होता है साथियों, स्विट्जरलैंड में इनका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। स्विट्जरलैंड में फोन पवन का सबसे ज्यादा प्रभाव जो होता है वह स्विट्जरलैंड में होता है साथियों। कहां पर होता है, स्विट्जरलैंड में होता है साथियों। और ये कब चलते हैं, तो ये बसंत ऋतु, एक कब चलते हैं साथियों, तो बसंत ऋतु, बसंत ऋतु के प्रारंभ, बसंत ऋतु के प्रारंभ में चला करते हैं, बसंत ऋतु के प्रारंभ में चला करते हैं। बसंत ऋतु जानते हैं आप सब हम लोग कि बसंत ऋतु के समय भारत में क्या होता है, सरस्वती पूजा होता है। और उस समय स्विट्जरलैंड में या बसंत ऋतु के प्रारंभ में ये पवन चला करते हैं फोन। तो आपने देख लिया कि फोन पवन जो है यह भी एक गर्म और शुष्क पवन है जो आल्पस माउंटेन पे चला करता है। और जो यूरोप में, आल्पस माउंटेन कहाँ है, यूरोप में है साथियों। और उत्तरी ढाल पर विकसित होता है, उत्तरी ढाल पर मतलब पवन विमुखी ढाल पर विकसित होता है। और ये तो दक्षिणी भाग है। और यह जब ये दक्षिणी भाग से ऊपर की ओर चढ़ता है, मतलब पवन सम्मुख ढाल पर ऊपर की ओर चढ़ता है जब यह पवन, तो नीचे जब उतरने लगता है, यहाँ पर तो वर्षा करता है थोड़ा बहुत, यहाँ पर क्या करता है साथियों, वर्षा करता है। लेकिन जब यह पवन विमुखी ढाल पर उतरता है, जो वृष्टि छाया क्षेत्र जिसे कहते हैं, तो एक उत्तरी ढाल पर विकसित होता है साथियों, पवन विमुखी ढाल पर विकसित होता है। और इसीलिए उत्तरी ढाल पर विकसित होता है और बर्फ को पिघला देता है। और चारों का प्रबंध आल्पस पर्वत के उत्तरी भाग में जो मैदानी भाग है वहां पर चारे हो जाते हैं, क्योंकि जब बर्फ पिघलेगा तो जल का रूप ग्रहण कर लेगा। और जब स्थलीय भाग को मिट्टी को जब पानी की मात्रा मिलेगी, पिघले हुए बर्फ जब पानी में तब्दील हो जाएंगे, वह जल जब जाएगा स्थलीय भाग पर, तो वहाँ पर घास जो होते हैं वे उग आते हैं। और जिसके चलते वहाँ के पशुओं के लिए भी चारे का उचित प्रबंध हो जाता है। अंगूर पकने लगते हैं, इस समय अंगूर पकने लगते हैं। और इसका सबसे अधिक प्रभाव जो होता है फोन पवन का, वह स्विट्जरलैंड में होता है साथियों। कहाँ पर होता है, स्विट्जरलैंड में होता है। और यह बसंत ऋतु में चलते हैं साथियों। कब चलते हैं, बसंत ऋतु में चला करते हैं। फोन पवन का आपका क्षेत्र देखिए यहीं पे है, यहीं पे आपका जो है आल्पस माउंटेन है साथियों, यहीं पे आल्पस माउंटेन पे फोन पवन चला करता है। तो इस तरह से आपने देखा कि चिनूक पवन यूएसए में यहाँ पर चल रहा है। और ये आपका जो है, आप कंटिनेंट का नाम तो जानते हैं ना, कंटिनेंट का नाम तो जानते हैं ना साथियों, आप कंटिनेंट का नाम आपको पता होगा। ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है, ये आपका जो है सो अफ्रीका है, ये आपका साथियों यूरोप है, ये आपका देखिए एशिया है, ये आपका देखिए इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। और ये देखिए ये तो एशिया का ही भाग है ये सब। और इस तरीके से ये सब क्षेत्रों का विकास पाया जाता है साथियों। साथियों हम सब यहाँ पर जो देख रहे थे फोन के बारे में, फोन जो पवन है ये भी एक गर्म एवं शुष्क पवन था। और यह जो आल्पस पर्वत, यूरोप के आल्पस पर्वत में चलता है यह पवन। और कहाँ पर चलता है, तो आल्पस पर्वत के जो दक्षिणी ढालों के सहारे यह ऊपर की ओर चढ़ता है और दक्षिणी ढालों पे वर्षा करता है। और नीचे उत्तरी ढाल पर उतरता है, जो पवन विमुखी ढाल कहा जाता है। और ये पवन क्या करता है कि स्विट्जरलैंड में भी, वहां पर सबसे अधिक प्रभाव इसका स्विट्जरलैंड में होता है। सबसे अधिक आल्पस फोन जो पवन है इसका प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। और यह बर्फ को पिघला देता है, क्योंकि तापमान ज्यादा हो जाता है। और जैसे ही यह उत्तरी ढलान पर उतरता है, तापमान इसका इंक्रीज हो जाता है और इस क्षेत्र का तापमान इंक्रीज हो जाता है। और तापमान इंक्रीज होने से बर्फ पिघल जाते हैं और मौसम वहां का बहुत बड़ा सुहावना हो जाता है। कैसा हो जाता है, मौसम सुहावना हो जाता है। और ये जो पवन होते हैं पतझड़ के मौसम या बसंत ऋतु के प्रारंभ में चला करते हैं। समझ गए, ये देखिए फोन चलने का जगह है, यहीं पे फोन पवन चला करता है जो गर्म एवं शुष्क है। देखिए जब तापमान को बढ़ा देता है और बर्फ जब पिघल जाता है, तो स्विट्जरलैंड की जो वादियां हैं, स्विट्जरलैंड की जो घाटियां हैं, वह बहुत ही सुहावना हो जाती हैं।
क्या हो जाती हैं, बहुत ही सुहावना हो जाती हैं साथियों। तो स्विट्जरलैंड की घाटियां जो हैं, वहां की जो घाटियां हैं, वहां की जो वैली हैं, बहुत सुहावने हो जाते हैं, मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, जिसके चलते स्विट्जरलैंड के घाटियों को क्या कहा जाता है, तो जलवायु मरुद्यान कहा जाता है साथियों। स्विट्जरलैंड के घाटियों को क्यों कहा जाता है, क्योंकि फोन को चलने से मौसम वहां का गर्म हो जाता है और स्विट्जरलैंड में वहां पर क्या होता है कि बर्फ पिघल जाते हैं, मौसम सुहावना हो जाता है, जिसके चलते जो है सो क्या होता है, चारों का प्रबंध तो खैर हो ही जाता है और एक बहुत ही सुहावना मौसम हो जाता है बर्फ पिघलने से, जिसी के चलते स्विट्जरलैंड के घाटियों को क्या कहा जाता है साथियों, तो जलवायु क्या कहा जाता है, जलवायु मरुद्यान कहा जाता है, जलवायु मरुद्यान कहा जाता है साथियों। स्विट्जरलैंड के घाटियों को जलवायु मरुद्यान कहा जाता है, क्लाइमेटिक ओएसिस कहा जाता है साथियों, क्लाइमेटिक ओएसिस कहा जाता है, जलवायु मरुद्यान कहा जाता है। तो ये आपका था फॉर्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो एग्जाम में क्वेश्चंस यहां से आते हैं, इसलिए आप इस पॉइंट को भी लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे साथियों। आइए हम सब बात करते हैं अगले पवन के बारे में बात करते हैं साथियों। तो इस तरह से आप देख रहे हो, कुछ और महत्वपूर्ण हम लोग बातों की चर्चा करें यहाँ पर। देखो, इसी तरह से जिस तरह से फोन यहाँ पर चलता है, उसी तरह से है ना, इसी तरह के तापमान इसी तरह का पवन जो है सो कहाँ चलता है, तो अर्जेंटीना में भी चलता है साथियों। इसी तरह का गर्म एवं शुष्क पवन, जैसे चिनूक और फोन की तरह एक गर्म एवं शुष्क पवन आपका अर्जेंटीना में भी प्रवाहित होता है। कहाँ चलता है, अर्जेंटीना में प्रवाहित होता है साथियों। और इस स्थानीय गर्म एवं शुष्क पवन को क्या कहा जाता है, तो अर्जेंटीना में इस शुष्क मतलब फोन या चिनूक की तरह ही एक गर्म एवं शुष्क पवन अर्जेंटीना में चला करता है। और अर्जेंटीना में इस शुष्क पवन का स्थानीय नाम क्या है साथियों, तो उसका स्थानीय नाम है जोंडा। क्या नाम है स्थानीय नाम साथियों, स्थानीय नाम है उसका जोंडा, नाम है उसका स्थानीय नाम। अर्जेंटीना आप जानते ही हैं, अर्जेंटीना का क्षेत्र यही है और इसे कहा जाता है यहाँ पर जोंडा कहा जाता है साथियों। क्या कहते हैं, अर्जेंटीना में इस हवा को जोंडा कहा जाता है। क्या कहते हैं, जोंडा कहा जाता है। जो दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वत के पर्वत विमुखी ढाल अर्थात पूर्वी ढाल पर चला करता है। तो यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ पर अर्जेंटीना है। तो अर्जेंटीना में साथियों, अर्जेंटीना आपका जो है सो यहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका का देश है अर्जेंटीना में जो माउंटेन है एंडीज माउंटेन, एंडीज देखिए रॉकी माउंटेन का विस्तार उत्तरी अमेरिका में और एंडीज माउंटेन का विस्तार दक्षिणी अमेरिका में है। तो एंडीज माउंटेन जो है सो आपका यही देखिए एंडीज माउंटेन का विस्तार है साथियों। एंडीज माउंटेन के पवन विमुखी ढाल पर चलता है साथियों। पवन विमुखी ढाल पर या पूर्वी ढाल पर जोंडा पवन चला करता है। यह भी एक फोन की ही तरह गर्म एवं शुष्क पवन है साथियों। तो आप इस तरह से देखें कि आपका चिनूक पवन कहाँ चल रहा था, तो चिनूक पवन जो है अमेरिका के उत्तरी अमेरिका और मतलब यूएसए और कनाडा में रॉकी माउंटेन के पूर्वी ढलान पर चल रहा था, पवन विमुखी ढाल पर चल रहा था। और उस तरह से फोन भी आपका आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल पर पवन विमुखी ढाल पर विकसित होता है। उसी तरह से अर्जेंटीना में जोंडा भी जो गर्म एवं शुष्क पवन है, यह भी जो है सो पर्वत के पूर्वी भाग में, एंडीज पर्वत के पूर्वी भाग में साथियों क्या होता है, पवन विमुखी ढाल पर ही विकसित हुआ करता है। तो इस तरीके से आपने देखा जो महत्वपूर्ण बातें थी। अब और गर्म एवं शुष्क पवन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि और गर्म एवं शुष्क पवन कौन कौन से महत्वपूर्ण है। तो अगला शांता अन्ना भी साथियों एक गर्म एवं शुष्क पवन है। शांता अन्ना इसका नाम ही है। नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि हम लोग रोज सुनते नहीं हैं अपने जीवन काल में, इसलिए सब नाम हम लोगों को थोड़ा सा कठिन महसूस होते हैं बोलने में। तो ये आपका शांता
शांता अन्ना, कभी कभी फिल्म वगैरह में आप लोगों ने सुना होगा शांता अन्ना। जैसे लग रहा है कि क्या नाम है भैया, ये तो नाम कुछ अलग तरह का दिख रहा है। तो शांता अन्ना जो है साथियों, यह भी एक पवन है। क्या है? शांता अन्ना भी साथियों एक जो है, यह भी एक जो है सो आपका पवन है, जिसका नाम है साथियों क्या नाम है? तो शांता अन्ना नाम है साथियों। क्या नाम है? शांता अन्ना। शांता अन्ना साथियों नाम है इसका। शांता अन्ना जो पवन है साथियों, यह भी एक गर्म पवन है साथियों। क्या है? शांता अन्ना जो है यह भी एक गर्म पवन है। क्या है? तो यह भी एक गर्म एवं शुष्क पवन ही है साथियों। गर्म एवं शुष्क पवन है शांता अन्ना भी, जो कहाँ चला करता है? तो यह यूएसए के कैलिफोर्निया राज्य में चला करता है साथियों। कहाँ चलता है? यूएसए के कैलिफोर्निया राज्य में चलता है। कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया आप लोगों ने कभी देखा है मैप में? कैलिफोर्निया कहाँ है? चलिए मैं आज आपको दिखाता हूँ कि कैलिफोर्निया कहाँ पर है साथियों। ये कैलिफोर्निया में चला करता है, कैलिफोर्निया में चला करता है साथियों। देखिए कैलिफोर्निया कहाँ पर है? ये देखिए साथियों, यही आपका जो देख रहे हो आप, यूएसए का जो ये भाग देख रहे हो, ये भाग जो देख रहे हो, ये प्रशांत महासागर इधर इस साइड में ये पूरा प्रशांत महासागर का भाग है साथियों। ये पूरा प्रशांत महासागर का पार्ट है। तो प्रशांत महासागर देख रहे हो, ये जो भाग है ना, जो तुमको पतला सा दिख रहा है भाग, कटा हुआ स्थलीय भाग जो पतला सा दिख रहा है, जो इस तरह का दिख रहा है तुमको, जो इस तरह का दिख रहा है, ऐसे भाग दिख रहा है तुमको, तो ये भाग जो यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला भाग यहाँ पर, ये यहीं पे जो है सो शांता अन्ना चला करता है। यूएसए का कैलिफोर्निया राज्य है। कैलिफोर्निया को फिल्मों का शहर कहा जाता है साथियों। कैलिफोर्निया को फिल्मों का शहर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? फिल्मों का शहर कहा जाता है साथियों। चलिए मैं रेड से भी इंडिकेट कर दिया आपको कि कैलिफोर्निया कौन सा स्थान है। यही देखिए साथियों, कैलिफोर्निया है। यही कैलिफोर्निया राज्य है जो नीचे या समुद्र में इस तरह आकृति का है, इसी को कैलिफोर्निया कहा जाता है साथियों। यही आपका जो है सो कैलिफोर्निया है। ये जो आप देख रहे हो, यही कैलिफोर्निया है, यूएसए का यहाँ पर राज्य है। यहीं पे शांता अन्ना पवन चला करता है, जो गर्म एवं शुष्क पवन है साथियों। क्या है? जो गर्म एवं शुष्क पवन है साथियों। और यह धूल भरी भी पवन है। क्या है साथियों? यह धूल भरी भी पवन है। इसमें यह जब चलता है तो अपने साथ धूल को लेकर के आता है। क्या लेकर आता है? यह अपने साथ जो है धूल को लेकर के आता है साथियों। समझ गए? धूल भरी पवन इसे कहा जाता है। और पर्वतीय ढलानों के नीचे उतरने के कारण यह शुष्क हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों? यह शुष्क हो जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है धूल भरी पवन। क्या कहते हैं साथियों? धूल भरी पवन भी इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं? धूल भरी पवन इसे कहा जाता है साथियों। जब यह पर्वतीय ढलान से यह शांता अन्ना पवन जब कैलिफोर्निया में पर्वतीय ढलान के नीचे उतरता है साथियों, जब नीचे उतरने लगता है तो यह पवन भी जो है शुष्क हो जाता है। यह पवन भी है साथियों, जब यह नीचे उतरने लगता है तो यह पवन भी जो है शुष्क हो जाता है साथियों। और शुष्क जब होता है तो यहाँ पर क्या करता है कि यहाँ की वनस्पतियों को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। यहाँ के जो वेजिटेशंस होते हैं उनको बहुत ज्यादा हार्मफुल पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है साथियों, क्योंकि उनमें नमी खत्म हो जाती है। कितने पेड़ पौधे वनस्पतियां सूख जाया करती हैं साथियों। और मिट्टी में जो नमी की मात्रा होती है, वो शांता अन्ना गर्म पवन चलने से साथियों मिट्टी की जो आर्द्रता होती है, मिट्टी में जो नमी होती है, यह उसको भी सुखा दिया करता है साथियों, उसको भी सुखा देता है। मतलब मिट्टी की नमी को सुखा देता है, इसलिए इसे जलवायु प्रकोप भी कहा जाता है साथियों। यह जो शांता अन्ना जो पवन है, गर्म पवन है, यह क्या करता है कि मिट्टी के नमी को सुखा देता है साथियों, सुखा देता है। और क्या करता है? मिट्टी के नमी को भी सुखा देता है। और कुछ महत्वपूर्ण कार्य करता है क्या? तो शांता अन्ना जो है वनस्पतियों को भी नुकसान पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है। और मिट्टी के नमी को जब यह सुखा देता है तो इसीलिए इसे कहा जाता है साथियों जलवायु प्रकोप इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? इसलिए इस शांता अन्ना पवन को क्या कहते हैं साथियों? कैलिफोर्निया में क्या कहा जाता है? तो जलवायु प्रकोप कहा जाता है साथियों। जलवायु प्रकोप का मतलब इंग्लिश होता है क्लाइमेटिक हैजर्ड्स। क्लाइमेटिक
हैजर्ड कहा जाता है। हैजर्ड मतलब खतरनाक, प्रकोप मतलब ज्यादा बहुत खतरनाक प्रकोप वाली, इसलिए विशेषता के कारण मिट्टियों को सुखा देता है, नमी को, वनस्पतियों को सुखा देता है, ठीक है ना, और इस तरीके से लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है, इसलिए इसको जलवायु प्रकोप कहा जाता है, क्लाइमेटिक हैजर्ड कहा जाता है साथियों, समझ गए। इसी तरह के पवन, इसी तरह के जो पर्वतीय ढाल से जब यह उतरने लगता है तो गर्म पवन जापान में भी चलता है साथियों। जैसे सांता अन्ना कैलिफोर्निया में जब पर्वतीय ढाल से नीचे उतरने लगता है तो वहां पर यह गर्म और शुष्क हो जाता है, जिसके चलते धूल अपने साथ लेकर आता है, धूल भरी पवन कहते हैं। मिट्टी के नमी को भी सुखा देता है यह, और इसलिए इसे जलवायु प्रकोप कहा जाता है, वनस्पतियों को क्षति पहुंचाता है साथियों। और इसी तरह का पवन जापान में भी चलता है साथियों। तो इसी तरह का पवन शांता अन्ना की तरह गर्म एवं शुष्क पवन जो जापान में चलता है साथियों, तो जापान में चलने वाली इसी तरह के पवन को कहा जाता है साथियों यामो कहा जाता है। जापान कहाँ पे है साथियों? जापान आपका यहाँ पर है। जापान में इसे साथियों क्या कहा जाता है? जापान में इसे यामो के नाम से जाना जाता है। ये मैं लिख रहा हूँ यामो, आप समझ लेना, यामो कहा जाता है साथियों जापान में। जापान में क्या कहते हैं? यामो, यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसी तरह का पवन जो जापान में चला करता है उसे यामो कहा जाता है साथियों। क्या बोलते हैं? यामो कहा जाता है। जो जापान में, मैं यहाँ पर लिख दिया, जापान कहाँ है? यहाँ पर है आपका, समझ गए। देखिए कितनी अच्छी बात है कि आप पवनों के बारे में भी पढ़ रहे हैं और विभिन्न स्थानों के नाम भी देख रहे हैं मैप में। इसलिए मैं फिगर बना करके आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि जहां पर पवन चलती है, स्थानीय पवन, वो स्थान कहां पर भी है, वो देश कहां पर भी है, मैं उसको भी मैप में दिखाने का काम कर रहा हूं, जिससे कि देश भी कभी भी आपको भूल नहीं सकता। क्योंकि ज्योग्राफी जो है साथियों, ज्योग्राफी में जो मैप होता है यह डिक्शनरी माना जाता है। आप यदि मैप के साथ ज्योग्राफी को पढ़ते हो तो चीजें भूलती नहीं हैं और लंबे समय तक आपको ये चीजें याद भी रहती हैं साथियों। तो आप इसे क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो शांता अन्ना पवन है, इसके बाद हम लोग अगले पवन की तरफ रुख करते हैं साथियों। तो अगला पवन हम लोगों का होगा, वह होगा हरमट्टन। क्या होगा साथियों? हरमट्टन। केवल मट्टन मत समझना, क्या बोल रहा हूँ मैं? हरमट्टन बोल रहा हूँ साथियों। चलिए अब मैं बात करता हूँ अगला जो गर्म एवं शुष्क पवन है। अगला गर्म एवं शुष्क पवन का नाम है साथियों हरमट्टन। यह भी बहुत ही विशेषता वाला पवन है। इसकी भी बहुत असीम विशेषताएं हैं, विशेषताओं से भरपूर है यह भी पवन, समझ गए। जो गर्म पवन है इसका क्या नाम है साथियों? तो हरमट्टन इसका नाम है। हरमट्टन इसे कहा जाता है साथियों, हरमट्टन इसका नाम है। हरमट्टन पवन कहाँ चला करता है साथियों? तो हरमट्टन पवन जो है साथियों यह कहाँ चला करता है? तो हरमट्टन के लिए मैं आपको बता दूं साथियों, यह सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग में चलने वाली गर्म पवन है। यह जो पवन है साथियों सहारा मरुस्थल जानते हो, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग में चलने वाला गर्म पवन है, गर्म एवं शुष्क पवन है साथियों। जो कहाँ चलता है? तो सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग में चलने वाला गर्म एवं शुष्क पवन है। तो सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग में चलने वाले पवन का नाम क्या दिया गया है? इसका नाम दिया गया है साथियों हरमट्टन नाम दिया गया है। कहाँ दिया गया है? हरमट्टन दिया गया है साथियों नाम। यह गिनी की खाड़ी के, इसका नाम कैसे पड़ा हरमट्टन? इसका हरमट्टन नाम कैसे पड़ा साथियों? तो देखिए हरमट्टन नाम जो पड़ा, यहाँ पर देखिए गिनी की खाड़ी है, यहाँ पर देखिए साथियों गिनी की खाड़ी है अफ्रीका में। अफ्रीका में गिनी देश भी है यहाँ पर, और गिनी की खाड़ी यहीं पे पाया जाता है। तो गिनी की खाड़ी में जो स्थानीय भाषा से लिया गया है, गिनी की खाड़ी में जो लोग रहा करते हैं उन्हीं की भाषाओं से यह लिया गया है हरमट्टन साथियों। हरमट्टन का शाब्दिक अर्थ होता है, हरमट्टन का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों डॉक्टर। क्या नाम होता है? इसका नाम होता है साथियों डॉक्टर। डॉक्टर इसका नाम होता है, इसलिए इसे डॉक्टर पवन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? हरमट्टन को डॉक्टर पवन भी कहा जाता है साथियों। यह कहाँ चलता है? तो अफ्रीका, आप देख रहे हो यहाँ पर गिनी तट के पास यहाँ पे
चला करता है आपका हरमट्टन साथियों, इसलिए इसको भूलिएगा मत आप। ये देखिए आपका हरमट्टन पवन चलता है साथियों, गिनी के तट के पास क्या चलता है, हरमट्टन चला करता है साथियों, हरमट्टन पवन चला करता है जो गर्म एवं यह भी शुष्क पवन है साथियों, समझ गए। तो अफ्रीका के पश्चिमी तट जो होता है साथियों, अब देखिए अफ्रीका का जो पश्चिमी तट होता है, अफ्रीका का जो पश्चिमी तट होता है यह अत्यंत शुष्क होता है, यह अत्यंत शुष्क होता है साथियों, अत्यंत शुष्क एवं आर्द्र भी होता है। कारण यह है, शुष्क एवं आर्द्र होने का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि विषुवत रेखीय क्षेत्र है, और विषुवत रेखीय क्षेत्र में आप जानते हो तापमान भी ज्यादा पड़ता है, गर्मी भी ज्यादा पड़ता है। विषुवत रेखीय क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश, विषुवत रेखीय क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश वर्ष भर पड़ता है, क्योंकि इसीलिए वहां पर वाष्पोत्सर्जन भी ज्यादा होता है, इसलिए वातावरण में नमी की मात्रा होती है, आर्द्रता की मात्रा होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि यह जो हरमट्टन है, मतलब अफ्रीका का जो पश्चिमी तट है साथियों, अफ्रीका का जो पश्चिमी तट है ना आपका, जो पश्चिमी तट है आपका साथियों, यह अत्यंत उष्ण एवं आर्द्र होता है, अत्यंत उष्ण एवं आर्द्र होता है साथियों, मतलब नमी युक्त रहता है, मतलब उमस रहता है साथियों। आर्द्रता का मतलब क्या आप समझ रहे हैं, उमस को समझिए। जैसे बरसात में उत्तरी भारत में भी उमस से हम सब परेशान हो जाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी अफ्रीका का पश्चिमी तट साथियों उष्ण एवं आर्द्रता मतलब उमस से भरपूर होता है, जिसके चलते लोगों का जीवन जो होता है वह अस्त व्यस्त हो जाता है। लोगों का जीवन साथियों क्या हो जाता है, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त होता है। हाँ, बहुत लोगों का स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है इसी के चलते, ठीक है ना। उमस और आर्द्र युक्त वातावरण के चलते, उमसपूर्ण वातावरण और आर्द्र युक्त वातावरण के चलते क्या होता है साथियों, लोगों के बहुत मतलब लोग बीमार पड़ जाते हैं। अब देखिए यहीं पे जब यह हरमट्टन पवन चलता है, जब हरमट्टन पवन चलता है तो वायु में जो आर्द्रता है, वायु में जो आर्द्रता है, जो उमस होती है वो उसको सुखा देता है साथियों। हाँ, हरमट्टन पवन जो गर्म पवन है जब यह चला करता है तो भाई ये देख रहे हैं आप, यह सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग में चलने वाला गर्म पवन है। अफ्रीका का पश्चिमी भाग, पश्चिमी तट जो होता है उष्ण एवं आर्द्रता से भरपूर होता है, उमस होता है। और उमस इसलिए होता है साथियों, उमस इसलिए होता है यहाँ पर क्योंकि विषुवत रेखीय क्षेत्र में यह पड़ता है, इसलिए उमस ज्यादा होता है। अब आप देख रहे हो कि जब यह हरमट्टन चलता है, गर्म और शुष्क पवन हरमट्टन जब चलता है साथियों, तो हरमट्टन चलने से क्या होता है कि हरमट्टन जब चलता है यहाँ पर तो जो वातावरण में जो नमी होता है, इस नमी को वह सोख लेता है। इस नमी को क्या करता है, इस नमी को वातावरण में पाई जाने वाली आर्द्रता को यह क्या करता है, हरमट्टन गर्म एवं शुष्क पवन उसको खत्म कर देता है, उसको सोख लेता है साथियों। जब सोख लेता है तो इससे लोगों को वहां पर राहत मिलती है, लोग राहत का सांस लेते हैं और लोग उमस भरी वातावरण से कुछ समय के लिए लोग अपने कुछ समय के लिए लोग जो है सो क्या पाते हैं लोग, तो कुछ समय के लोग जो है सो सही हो जाते हैं, आराम महसूस करते हैं। इसी तरह के अब देखिए यही हरमट्टन है आपका। अब इसी तरह का पवन, इसी तरह का पवन साथियों दक्षिण पूर्वी स्पेन में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन होती है। यदि इसी तरह का पवन साथियों, इसी तरह का पवन जो है सो कहाँ चले, अब देखिए इसी तरह का पवन अन्य जगहों पर जो चलता है उसका नाम भी मैं बताऊंगा, उसका नाम क्या है, उसको क्या कहा जाता है। तब तक आप इतने चीजों को नोट कर लो साथियों। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको नोट कर लें। देखिए हमारा बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, लेकिन मैं छोटे बोर्ड में ही बहुत ही बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो कम साधन में ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ साथियों। आप सब नोट जरूर करते जाना, क्योंकि मेहनत को बेकार मत होने देना, है ना। क्योंकि हमारी मेहनत और आप सबकी मेहनत से ही आपकी परीक्षा, आप अपनी मंजिल को पाएंगे, इसलिए मेहनत जरूर करें, इसे आप लिखे साथियों। तो आइए हम सब देखते हैं यहाँ पे कि अब जो देखिए आप इसी तरह का पवन, इसी तरह का पवन जो है, इसी तरह का पवन दक्षिण, इसी तरह का पवन दक्षिण पूर्वी स्पेन में चलता है साथियों। दक्षिण पूर्वी स्पेन में चलता है यदि इसी तरह का पवन, तो उसको अगर हरमट्टन की तरह गर्म एवं शुष्क पवन जो दक्षिण पूर्वी स्पेन में चला करता है तो इसका नाम क्या है साथियों, इसका नाम क्या है, इसका नाम है साथियों लेविची। इसका नाम क्या होता है साथियों, यहाँ पर लेविची, इसका नाम क्या होता है, लेविची नाम होता है साथियों। दक्षिण पूर्वी स्पेन में हरमट्टन की तरफ चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन को लेविची कहा जाता है साथियों। ट्यूनेशिया में चिली कहा जाता है साथियों। कहाँ पे, ट्यूनेशिया,
ट्यूनेशिया में साथियों क्या कहा जाता है, तो ट्यूनेशिया में चिली कहा जाता है साथियों। क्या बोलते हैं, ट्यूनेशिया में चिली कहा जाता है साथियों। ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है, ट्यूनेशिया में चिली कहा जाता है साथियों। हार्मटन की तरह चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन को दक्षिण पूर्वी स्पेन में लेविची कहा जाता है। ट्यूनेशिया में चिली कहा जाता है साथियों। क्या बोलते हैं, चिली कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में, तब तक इतना आप लिख लियो साथियों, मैं इसे अब इरेज कर दे रहा हूँ। दक्षिण पूर्वी स्पेन में लेविची कहा जाता है। अब इसके बाद देखो यहीं पे मैं नोट कर देता हूँ ऊपर में कि क्या कहा जाता है। तो आप हार्मटन की तरह चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन को दक्षिण पूर्वी स्पेन में लेविची कहा जाता है। ट्यूनेशिया में चिली कहा जाता है साथियों। और ऑस्ट्रेलिया के जो विक्टोरिया प्रांत में, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया जो प्रांत में जो हवा चलती है इस तरह की गर्म एवं शुष्क पवन, उसे क्या कहते हैं साथियों, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे साथियों कहा जाता है आपका जो है सो ब्रिक फिल्टर्स कहा जाता है साथियों। क्या बोलते हैं, ब्रिक फिल्टर कहा जाता है साथियों। उसे क्या बोलते हैं, ब्रिक फिल्टर, ब्रिक फिल्टर, ब्रिक फिल्टर कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में चलने वाली हार्मटन की तरह गर्म एवं शुष्क पवन को ब्रिक फिल्टर कहा जाता है साथियों। क्या बोलते हैं, ब्रिक फिल्टर कहा जाता है साथियों। समझ गए। अब इसके बाद आप देखोगे ग्रीक फिल्टर कहा जाता है साथियों। और मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया मतलब समझ रहे हो, मिस्र में, है ना, क्या बोलते हैं, मिस्र में साथियों। और चाहे मेसोपोटामिया हो, चाहे इराक हो, फारस की खाड़ी हो, फारस की खाड़ी हो, उत्तर पूर्वी में चलने वाली गर्म पवन को साथियों शामल कहा जाता है। कहाँ पे कहा जाता है, तो मैं कह रहा हूँ ईरान में फारस की खाड़ी में, फारस की खाड़ी में साथियों, ईरान में फारस की खाड़ी में, समझ गए, फारस की खाड़ी की ओर, हाँ, फारस की खाड़ी की ओर चलने वाली उत्तर पूर्वी पवन को साथियों, उत्तर पूर्वी पवन को क्या कहा जाता है, गर्म एवं शुष्क पवन को शामल कहा जाता है साथियों। क्या बोलते हैं, शामल। मैं बोल रहा हूँ ज्यादा, लिख रहा हूँ कम, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ईरान, फारस की खाड़ी, उत्तर पूर्वी, ये मतलब आपका मेसोपोटामिया का क्षेत्र जो है, मेसोपोटामिया का जो क्षेत्र है साथियों, मेसोपोटामिया समझ रहे हैं ना, मेसोपोटामिया जो है मिस्र की सभ्यता, जो मिस्र है आपका, ईरान है, फारस की खाड़ी है, और उत्तर पूर्वी के क्षेत्र में चलने वाली जो वायु है, गर्म पवन है, उसको शामल कहा जाता है साथियों। क्या बोलते हैं, शामल कहा जाता है। समझ गए। लीबिया में गिबली कहते हैं, लीबिया में क्या कहते हैं, लीबिया में इसी पवन को गिबली कहा जाता है साथियों। क्या बोलते हैं, लीबिया में गिबली कहा जाता है। क्या बोलते हैं, लीबिया में गिबली कहा जाता है। हार्मटन की तरह चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन को लीबिया में गिबली कहते हैं। और न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर कहा जाता है। न्यूजीलैंड में साथियों क्या कहा जाता है, तो नॉर्वेस्टर कहा जाता है, नॉर्वेस्टर कहा जाता है साथियों, नॉर्वेस्टर। न्यूजीलैंड में क्या कहते हैं, नॉर्वेस्टर कहा जाता है साथियों। न्यूजीलैंड देखिए यहाँ पे है, ये न्यूजीलैंड है साथियों, यहाँ पे क्या कहा जाता है, तो नॉर्वेस्टर कहा जाता है साथियों, नॉर्वेस्टर कहा जाता है ना, नॉर्वेस्टर कहा जाता है साथियों। यहाँ पर न्यूजीलैंड में क्या बोलते हैं, हार्मटन की तरह चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन को न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर कहा जाता है साथियों। समझ गए। इस बात को जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट दिया हूँ। फिर से एक बार देख लें, हार्मटन की तरह चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन को ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में ब्रिक फिल्टर कहते हैं। ईरान में ब्रिक फिल्टर, समझ रहे हैं, यहाँ देखिए ब्रिक फिल्टर यहाँ पे चलता है। ब्रिक फिल्टर साथियों कहाँ चलता है, यहाँ देखिए ब्रिक फिल्टर का क्षेत्र है, यही ब्रिक फिल्टर है। अब ऑस्ट्रेलिया के जस्ट सटे हुए पूरब की तरफ आप जाएंगे तो यहीं पे आपका ब्रिक फिल्टर चलता है, हवा यही चलता है साथियों, ब्रिक फिल्टर। ये देखिए ब्रिक फिल्टर है आपका, जो ब्रिक फिल्टर चलता है। और ईरान, फारस की खाड़ी, ईरान और फारस की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में चलने वाली पवन को शामल कहा जाता है साथियों। ये देखिए फारस की खाड़ी है आपका, फारस की खाड़ी है ना, ईरान है आपका, फारस की खाड़ी है साथियों, और यहीं पे आपका जो है सो ईरान है साथियों, फारस की खाड़ी है, ईरान है। यहाँ पर उत्तर पूर्व की ओर चलने वाली हवा को शामल कहा जाता है साथियों। लीबिया में गिबली कहते हैं, लीबिया में क्या कहते हैं साथियों, गिबली। ये देखिए लीबिया है आपका, लीबिया में गिबली कहते हैं साथियों। ये देखिए एरो का चिन्ह है, वहीं पे लीबिया है अफ्रीका में,
अफ्रीका के उत्तरी भाग में जो लीबिया है साथियों वहीं पे चलता है, लीबिया वहीं पे है जहां उसे गिबली कहते हैं। न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर जो मैं लिखा हूं साथियों। दक्षिण पूर्वी स्पेन में लेविची कहा जाता है। क्या बोलते हैं साथियों? लेविची कहा जाता है साथियों, लेविची कहा जाता है। और उसके बाद ट्यूनेशिया में चिली कहा जाता है साथियों। ये देखिए ट्यूनेशिया है, चिली, ट्यूनेशिया है, चिली साथियों। लीबिया से ऊपर, लीबिया से जस्ट लेफ्ट साइड में आपका क्या है, यहाँ पे लीबिया है, लीबिया के जस्ट साइड में साथियों ट्यूनेशिया है जहां पर इसे चिली कहा जाता है साथियों। चिली एक देश भी है। चिली दक्षिणी अमेरिका में जाओगे तो दक्षिणी अमेरिका के इस भाग जो पतला सा जो भाग दिख रहा है एंडीज पर्वत श्रेणी के जो सटे हुए जो पूर्वी भाग में, इसे कहा जाता है साथियों क्या, चिली देश है। समझ गए, लंबा। अब देखो अगली हम लोग बात करने वाले हैं अगले पवन के बारे में। अगला गर्म एवं शुष्क पवन होगा साथियों, वह भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इस तरह से अब आप देख रहे हो कि अगला पवन कौन सा है। अगला पवन भी गर्म एवं शुष्क पवन ही है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण कुछ विशेषताएं जो होंगी हम उसकी भी चर्चा करेंगे साथियों। तो आइए हम सब देखते हैं कुछ ऐसे पवन जो और महत्वपूर्ण माने जाते हैं साथियों। तो आइए हम सब देखते हैं। अगला है साथियों सिमूम। क्या है साथियों? अगला है सिमूम। सिमूम भी एक गर्म एवं शुष्क पवन है साथियों। गर्म एवं शुष्क पवन भी एक साथियों सिमूम है आपका गर्म एवं शुष्क पवन साथियों, जो कहाँ चलता है? तो यह जो हवा होती है साथियों सहारा एवं जो अफ्रीका के सहारा मरुस्थल है साथियों, यहाँ पर देख रहे हो ये जो सहारा मरुस्थल है साथियों यहीं पे चला करता है। ये जो सहारा मरुस्थल है साथियों ये यहीं पे चला करता है। और कहाँ चलता है? तो अरब मरुस्थल में भी चलता है। कहाँ चलता है? अरब मरुस्थल में भी चलता है साथियों। सिमूम जो है यह कहाँ चलता है? तो सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग में ही चलता है साथियों। सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग में ही चला करता है। हाँ? और कहाँ चलता है? तो अरब के मरुस्थल में भी चलता है। अरब के साथियों मरुस्थल सहारा रेगिस्तान का क्षेत्र यही साथियों। सहारा रेगिस्तान के क्षेत्र यही है, तो यहीं पे चलता है सहारा रेगिस्तान का सहारा में। और यहाँ पर अरब का जो क्षेत्र है साथियों यहाँ पे भी चला करता है। तो अरब के भी रेगिस्तानी भागों में, सहारा के रेगिस्तान में और अरब के रेगिस्तानी भाग में चला करता है साथियों। मतलब मरुस्थल लिख दे रहा हूँ, अरब के मरुस्थलीय भाग में चला करता है। बहुत अत्यंत गर्म के कारण गर्म एवं शुष्क के कारण साथियों इसे कहा जाता है दम घुटने लगता है लोगों का। क्या बोलते हैं? अत्यंत गर्म एवं शुष्क के कारण साथियों लोगों का दम घुटने लगता है, इसलिए इसे दम घोटू हवा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? दम घोटू हवा भी कहते हैं। दम घुटने लगता है, श्वास लेने में प्रॉब्लम होने लगती है साथियों लोगों को। और यह जो है तो कब चलता है? तो यह भी कौन साथियों बसंत ऋतु में ही चलता है। क्या कब चलता है? तो बसंत एवं ग्रीष्म ऋतु में ही चला करता है साथियों। बसंत एवं ग्रीष्म ऋतु में ही चला करता है। बसंत एवं ग्रीष्म ऋतु में ही चला करता है। सिमूम पवन जो है यह भी एक गर्म एवं शुष्क पवन है, जो सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग में और अरब के मरुस्थलीय भाग में चला करता है, जो दम घुटने लगता है इस इतने अत्यंत गर्म के कारण, जिसके चलते यह कहाँ चलता है? तो बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में भी ये चला करता है पवन साथियों। तो यह भी एक गर्म पवन है। अगला पवन की बात करें साथियों तो अगला पवन है आपका ब्लैक रोलर। क्या है साथियों? नोट कर लें इसे। अगला पवन है साथियों ब्लैक रोलर की बात करने वाले हैं कि ब्लैक रोलर कहाँ पे चलता है। तो आइए हम सब बात करते हैं ब्लैक रोलर के बारे में। रोलर एक बहुत बड़ा मशीन भी होता है साथियों, उस मशीन की बात नहीं हो रही है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पवन की बात कर रहे हैं। तो क्या बात कर रहा हूं मैं साथियों? तो ब्लैक रोलर यह जो पवन है साथियों यह भी एक गर्म एवं शुष्क पवन है। क्या है? गर्म एवं शुष्क पवन है साथियों। यह भी जो कहाँ चला करता है? तो उत्तरी अमेरिका के मैदानी क्षेत्रों में चला करता है साथियों। उत्तरी अमेरिका के मैदानी क्षेत्रों में चला करता है। उत्तरी अमेरिका के मैदानी क्षेत्रों में चला करता है साथियों। उत्तरी अमेरिका देख रहे हो, उत्तरी अमेरिका के मैदानी क्षेत्रों में चला करता है साथियों यह भी पवन
समझ गए। और यह क्या होता है, इसमें भी धूल भरी पवन कहते हैं इसे साथियों, इसमें भी धूल भरा रहता है, धूल भरा रहता है साथियों, बड़ी मात्रा में धूल को लेकर के यह आता है। क्या करता है, ब्लैक रोलर भी है साथियों, यह भी बहुत बड़ी मात्रा में साथियों क्या लेकर आता है, यह भी बहुत बड़ी मात्रा में साथियों क्या लेकर आता है, तो धूल लेकर के आता है। समझ गए, धूल कण लेकर के आता है, बालू भर जाता है पूरा। क्योंकि आप देखोगे कि घरों में, इसके रास्ते में जो भी घर पड़ते हैं, ब्लैक रोलर गर्म एवं शुष्क पवन है जो उत्तरी अमेरिका के मैदानी क्षेत्रों में चला करता है, धूल अपने साथ लेकर के आता है और इतनी बड़ी मात्रा में धूल लेकर के आता है यह कि इसके सामने पड़ने वाले घरों को यह क्या करता है, धूल से ढक देता है साथियों। तो घरों में धूल चला जाता है, घरों में धूल भी जो है साथियों चला जाता है इस ब्लैक रोलर पवन के कारण। यह भी एक गर्म एवं शुष्क पवन है। आइए हम सब अगले पवन की तरफ बात करते हैं साथियों। अगला पवन है आपका खमसीन। अगला पवन कौन सा है साथियों, खमसीन अगला पवन है जो अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। कौन सा पवन है, खमसीन। खमसीन पवन कहाँ चलता है, अफ्रीका में चलता है। खमसीन अफ्रीका के मिस्र में चलता है साथियों। खमसीन पवन जो है, खमसीन पवन यह भी एक गर्म एवं शुष्क पवन है साथियों, गर्म एवं शुष्क पवन है जो कहाँ चलता है साथियों, तो अफ्रीका के, कहाँ चलता है साथियों, अफ्रीका के जो है मिस्र का जो भाग है, मिस्र में चला करता है। ये देखिए खमसीन का भाग है साथियों, एक खमसीन का भाग है, समझ गए। रेड से मैं इसको इंडिकेट कर देता हूँ, एक खमसीन का भाग आप देख सकते हो, यह खमसीन का भाग है जो मिस्र में चला करता है साथियों। भूमध्य सागर की ओर चला करता है, किधर चला करता है, भूमध्य सागर की ओर चला करता है साथियों, समझ गए। तो यह खमसीन है जो भूमध्य सागर की ओर चला करता है। तो इस तरीके से खमसीन भी एक गर्म एवं शुष्क पवन है जो अफ्रीका के मिस्र में चला करता है साथियों। अब भूलिएगा मत आप इसे, जिसे इजिप्ट भी पहले कहा जाता था। तो ये है साथियों आपका जो है मिस्र, समझ गए। अब आप देखने वाले हैं साथियों, अगली बात देखने वाले हो आपका खमसीन तो आपने देख लिया जो ये भी एक महत्वपूर्ण पवन था। अगला पॉइंट आप देखने वाले हो जो महत्वपूर्ण है वह भी अगला देखने वाले साथियों आप सब सिराको पवन। क्या है, सिराको पवन भी साथियों एक होता है, यह भी एक महत्वपूर्ण पवन है जिसका नाम है सिराको। सिराको, सिराको पवन साथियों यह भी एक गर्म पवन है। क्या है, यह भी एक गर्म पवन है साथियों जो कहाँ चलता है, तो यह भी जो है सो आपका पवन साथियों यह कहाँ चला करता है, तो यह आपका जो है यह अफ्रीका के सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल के, अफ्रीका के सहारा मरुस्थल से, सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चला करता है। सहारा मरुस्थल से कहां चला करता है, यह सिराको जो पवन है गर्म एवं शुष्क पवन है, यह अफ्रीका के सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चला करता है। भूमध्य सागर यहाँ पे है साथियों, ये देखिए भूमध्य सागर है जो आपको डॉट डॉट ब्लैक पेन से दिख रहा है, ब्लैक मार्कर से जो डॉट डॉट बीच में दिख रहा है, ये बीच में जो गैप है यहीं से स्वेज नहर, स्वेज नहर साथियों यहीं से गया है, यही स्वेज नहर का मार्ग है। और एशिया पहले जो था, स्वेज नहर जब नहीं था तो एशिया के साथ व्यापार करने में पूरा यहाँ से घूम कर जाना पड़ता था, घूम कर जाना पड़ता था इस मार्ग से। लेकिन जब स्वेज नहर का मार्ग खुल गया साथियों तो लोगों के लिए आसान हो गया और लोग सीधे यहाँ से पूर्वी देशों से क्या करते हैं, सीधे यहाँ से जो है स्वेज नहर से होते हुए इधर से जो है स्वेज नहर से होते हुए साथियों और भूमध्य सागर से होते हुए यूरोपियन देशों की ओर चले जाते हैं, है ना। तो ये रास्ता बहुत दूरी भी कम हो चुका है। तो यह जो आपका साथियों है यह सिराको पवन है जो सहारा मरुस्थल से किधर चला करता है, तो सहारा मरुस्थल ही देखिए आपको सिराको पवन है साथियों। मैं मैप में बनाता हूँ, सिराको पवन रेड पेन से आपको दिख जाएगा। ये देखिए सिराको पवन है जो सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चल रहा है, ये रेड दिखाई पड़ रहा है ना, रेड, यही रेड आपका सिराको पवन है साथियों जो सहारा मरुस्थल की ओर चला करता है, सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चला करता है, समझ गए। यह भी एक गर्म है और रेत वाली वायु है। क्या है साथियों, रेत वाली वायु है, यह भी समझ गए। क्या है, रेत वाली वायु,
रेत वाली वायु है साथियों। और यह भूमध्य सागर को जब पार करता है, यह जब भूमध्य सागर को पार करता है तो कहाँ पहुंच जाता है? भूमध्य सागर को पार करता है तो जैसे भूमध्य सागर को जब यह जब सिराको पवन भूमध्य सागर को पार करने लगता है तो भूमध्य सागर के ऊपर के जलीय भाग के ऊपर से गुजरता है। जब ऊपर से गुजरता है तो अपने साथ कुछ आर्द्रता ले लेता है। क्या ले लेता है? अपने साथ आर्द्रता ले लेता है। सहारा मरुस्थल से जब यह चला यहाँ से और जब यह भूमध्य सागर के ऊपर से गुजरने लगा, यूरोप की ओर जाने लगा, तो बीच में भूमध्य सागर पड़ा और भूमध्य सागर के ऊपर में जाते समय यह अपने साथ कुछ आर्द्रता ले लेता है साथियों, आर्द्रता ग्रहण कर लेता है और यूरोप के देशों में साथियों धूल भरी वर्षा करता है। क्या करता है? जब भूमध्य सागर को पार करने के लिए आगे जाता है, भूमध्य सागर के ऊपर से जाता है तो भूमध्य सागर से क्या ले लेता है? तो ले लेता है साथियों यह भूमध्य सागर से आर्द्रता ले लेता है और यूरोप में धूल भरी बारिश करता है। यूरोप में धूल भरी बारिश करता है। यूरोप में कैसा बारिश करता है? यूरोप में पूरा धूल भरी बारिश करता है साथियों, धूल भरी बारिश करता है। पूरा धूल से एकदम चीजों को क्या कर देता है? पूरा धूल से बिल्कुल भर देता है साथियों। इसे कहते हैं धूल भरी बारिश करना। जब पूर्णतः धूल भरी बारिश करता है साथियों, और जब धूल भरी बारिश करता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर बिल्कुल लाल हो जाता है धूल से। जब ये रेत भरी जब वर्षा के साथ जब गिरता है लोगों के घरों पर, विभिन्न स्थानों पर, तो रेड हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों? रेड हो जाता है वह, बिल्कुल समझ गए। तो आर्द्रता ग्रहण कर ले जब वह जाता है तो बहुत धूल भरी वर्षा करता है। जैसे इटली जब यह पहुंचता है तो इसके भी स्थानीय नाम अलग अलग होते हैं साथियों, इसके भी स्थानीय नाम अलग अलग होते हैं। कई जगहों पर नाम इसका भी अलग अलग रखा गया है साथियों। जैसे नाम यदि आप देखोगे कि नाम क्या क्या है साथियों, तो नाम देखोगे आप जो है सो मिस्र में इसका नाम क्या है? तो मिस्र में इसे खमसीन कहा जाता है। सर पहले देखिए, इटली में सिराको क्या कहते हैं साथियों? इटली में सिराको कहा जाता है इस हवा को इटली में क्या कहा जाता है? इटली में इसका नाम जो है सो सिराको है साथियों। इटली में ही इसका नाम क्या है? सिराको हो जाता है। इटली में ही इसका नाम क्या है? सिराको है। और मिस्र में नाम क्या है? मिस्र में इसका नाम साथियों खमसीन है। मिस्र में क्या नाम है इसका? खमसीन नाम है मिस्र में। इटली में सिराको, मिस्र में खमसीन। मिस्र यहाँ पर है, मिस्र में खमसीन, इटली यहाँ पर है साथियों। मतलब सिराको यहाँ पर लिख दे रहा हूं। सिराको जो है सो इटली यहाँ पर है, तो इटली में सिराको कहा जाता है और मिस्र में खमसीन कहा जाता है। लीबिया में गिबली कहा जाता है, ट्यूनेशिया में चिली कहा जाता है। समझ गए साथियों। और इटली में क्या होता है? इटली में इसे रक्त वृष्टि कहा जाता है। इटली में इसे क्या कहते हैं साथियों? इटली में सिराको पवन को क्या कहा जाता है? तो इटली में सिराको पवन को साथियों क्या बोलते हैं? तो रक्त वृष्टि कहा जाता है। इटली में क्या होता है साथियों? सिराको पवन जो है साथियों, इसलिए इटली में इसे क्या कहा जाता है? इटली में जो यह धूल भरी वर्षा करता है, जिसके चलते क्या होता है? इसे क्या कहा जाता है? रेत भरी वर्षा करता है, इसलिए इसे रक्त वृष्टि कहा जाता है साथियों। मतलब ब्लड रेन कहा जाता है, रक्त वृष्टि कहा जाता है। समझ गए? यह सिराको पवन के बारे में आप देखें, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। अब आप देखने वाले हो, अब आप जो है सो कुछ और महत्वपूर्ण पवनों के बारे में भी देखोगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो अब जो अगला पवन है साथियों आपका, वह भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं साथियों। तो वे कहाँ कहाँ चलते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये पवन कहाँ कहाँ और चला करते हैं, इसी तरह के पवन साथियों। तो आइए हम सब इसे तब तक आप लोग लिख लें कि सिराको क्या होता है। समझ गए? तो ये देखिए आप सब, तो क्या नाम आपने बता दिया मैंने कि किन किन जगहों पे क्या क्या नाम है इनका, ये आप लिख लीजिएगा और जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा साथियों। अब आप देखने वाले हैं कि और कुछ महत्वपूर्ण गर्म एवं शुष्क पवन। एक तो आपका भारत में ही चलता है जिसका नाम है साथियों लू का नाम सुना है आपने? लू जो है साथियों उत्तर भारत में चला करता है। एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है साथियों आपका लू। ये भी एक जो है सो गर्म एवं शुष्क पवन है साथियों,
गर्म एवं शुष्क पवन है साथियों आपका, जो गर्म एवं शुष्क पवन है लू, जो कहाँ चला करता है, तो उत्तर भारत में चला करता है साथियों, उत्तर भारत में चला करता है। कब चला करता है साथियों, तो ग्रीष्म ऋतु में चला करता है, ग्रीष्म ऋतु में ही चला करता है साथियों यह भी। तो उत्तर भारत में साथियों ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन को लू कहा जाता है साथियों। क्या बोलते हैं, लू कहा जाता है साथियों। अगला है साथियों आपका गर्म एवं शुष्क पवन, जिसका नाम है, तो लू कहाँ चलता है साथियों, यहाँ पे चलता है लू। ये देखिए लू चलता है आपका उत्तर भारत में, क्या चलता है साथियों, लू चलता है, जो भारत के मैप में यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये जो साथियों लू चलता है, लू का क्षेत्र साथियों यही है उत्तर भारत में। अगला है साथियों आपका बयामू। बयामू कहाँ चला करता है साथियों, बयामू क्या है, तो बयामू साथियों क्यूबा में चला करता है। बयामू कहाँ चला करता है, तो क्यूबा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है, क्यूबा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है साथियों। कहाँ चलता है, क्यूबा में। ये देखिए क्यूबा से लिख देता हूँ, क्यूबा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन को बयामू कहा जाता है। क्यूबा कहाँ है, क्यूबा जो है सो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस था, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के चलते अमेरिका और रूस में बहुत बड़ा विवाद चला था साथियों। यहीं पे आपका है क्यूबा, क्यूबा साथियों यहीं पे है आपका। शॉर्ट में कैसे लिखूं, इसलिए मैं गोला यहाँ पर दे देता हूँ और आगे लिख देता हूँ क्यूबा। क्यूबा देखिए साथियों यहीं पे है आपका क्यूबा, रेड से उसको गोला कर देता हूँ जहाँ पे क्यूबा है। इतना बड़ा तो नहीं है, छोटा है वह, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा बड़ा गोला कर देता हूँ ताकि आप देख लोगे। क्यूबा आपका यहीं पे है, अमेरिका मैक्सिको की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है यहाँ पर, गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो यहीं पे बगल में क्यूबा है साथियों। यहाँ पर क्यूबा यहीं पे है और यहीं पे बयामू गर्म पवन चला करता है साथियों। अगला जो आपका है साथियों, अगला जो है साथियों आपका, वो है आपका कोयम बैंग। क्या है साथियों, कोयम बैंग पवन। कोयम बैंग ये कहाँ चला करता है, ये इंडोनेशिया में चला करता है। कोयम बैंग जो है सो पवन जो है सो यह गर्म एवं शुष्क पवन यह भी है, जो इंडोनेशिया में चला करता है। कहाँ चलता है, इंडोनेशिया में चला करता है साथियों, इंडोनेशिया में यह चला करता है और वहां के तंबाकू की खेती के लिए सुखा देता है। इंडोनेशिया देखिए साथियों आपका यहाँ पर है, इंडोनेशिया आपका यहाँ पर है, जो रेड से आप देख रहे हो यहाँ पर, भारत के पूरब में, भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में, भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में साथियों यहाँ पर आपका चलता है क्या, कोयम बैंग। कोयम बैंग गर्म एवं शुष्क पवन इंडोनेशिया में यहाँ पे चलता है, इंडोनेशिया में, जो तंबाकू को क्या कर देता है, सुखा देता है साथियों, है ना। अगला है आपका सुखोवे। अगला आपका कौन सा है साथियों, इतना आप लिख लिए। इतना आप जब लिख लिए तो अब अगला कुछ 2-3 और आपके गर्म एवं शुष्क पवन महत्वपूर्ण जो है, जो एग्जाम में आ सकते हैं, उनकी भी चर्चा कर दे रहा हूं मैं। तो अगला जो है साथियों आपका, अगला है सुखोवे। सुखोवे अगला है साथियों, यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका। सुखोवे ये भी जो है सो गर्म एवं शुष्क पवन है आपका। सुखोवे गर्म एवं शुष्क पवन है साथियों, जो कहाँ चलता है, तो कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान में चला करता है साथियों, कजाकिस्तान में चला करता है। यहाँ पर आपका कजाकिस्तान है साथियों, तो कजाकिस्तान में सुखोवे पवन चला करता है साथियों, जो गर्म एवं शुष्क पवन है। कजाकिस्तान है जो आपका, यह क्या कहा जाता है, सुखोवे कहाँ चलता है, मतलब यूरोप में जो रूस का जो भाग है ना, देखिए रूस इतना विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला तो कोई यदि देश है तो रूस है। रूस का कुछ भाग एशिया में भी पड़ता है, अधिकांश भाग, और कुछ भाग पूरब वाला यूरोप में पड़ जाता है। तो उसी के पास सटा हुआ सुखोवे आपका है, आपका यहाँ पर कजाकिस्तान देश है, तो कजाकिस्तान में सुखोवे पवन चला करता है, जो गर्म एवं शुष्क पवन यह भी माना जाता है साथियों। अगला है साथियों आपका गोरी, मतलब गोरिच। क्या साथियों, गोरिय भी कहा जाता है, गोरिच भी कहा जाता है साथियों। तो यह भी आपका एक महत्वपूर्ण पवन है साथियों। तो यह महत्वपूर्ण पवन है साथियों आपका गोरिय। ये कहाँ चला करता है, तो ईरान में चला करता है साथियों। कहाँ चलता है, ईरान में चला करता है यह गोरिय पवन। कहाँ चलता है, गोरिय पवन गर्म एवं शुष्क है, जो ईरान में चला करता है साथियों। कहाँ चलता है, ईरान में चला करता है साथियों। कहाँ चलता है, ईरान में चला करता है साथियों। दो और पवन की बात करते हैं जो महत्वपूर्ण पवन है साथियों।
और दो महत्वपूर्ण कौन है जो फ्रांस में चला करती हैं, जो फ्रांस में चला करती हैं, ये भी गर्म ही है, मतलब मारीन, मारीन एवं अयाला, मारीन एवं अयाला दो कौन है साथियों जो फ्रांस में चलती हैं। तो फ्रांस में कहाँ पे, ये तो दक्षिणी फ्रांस में चलता है, फ्रांस के दक्षिण में, फ्रांस के दक्षिण में चलता है मारीन, और अयाला भी जो है सो कहाँ चलता है, अयाला भी जो है सो आपका फ्रांस में चलने वाला गर्म एवं शुष्क कौन है साथियों, क्या है, गर्म एवं शुष्क कौन है जो फ्रांस में चलता है साथियों। फ्रांस कहाँ पे है, तो फ्रांस आपका साथियों जैसे यहाँ पर है, फ्रांस देखिए आपका यही पे है साथियों, ये देखिए आपका जो है सो फ्रांस है साथियों, ये फ्रांस देश है, फ्रांस जो आपका ब्लू दिखाई पड़ रहा है ब्लैक के ऊपर में, यह फ्रांस है, यहीं पे जो है सो आपका ये रेड से देखिए मैंने अब इसको गोला किया, जो आपका फ्रांस है वहीं पे, और यहाँ पर यूरोप में फ्रांस यहाँ पे चला करता है मॉरिन और अयाला, समझ गए। एक और है आपको बाग्यो, बाग्यो कहाँ चला करता है, तो फिलीपींस द्वीप समूह पे चला करता है, फिलीपींस द्वीप समूह में यह उष्णकटिबंधीय चक्रवाती पवन है, क्या है, बाग्यो, बाग्यो जो है साथियों फिलीपींस में, फिलीपींस में चलता है साथियों, बाग्यो जो है फिलीपींस में चला करता है, फिलीपींस द्वीप समूह साथियों आपका यहाँ पर है बाग्यो, बाग्यो चाइना है, चाइना के आप जब पूरब में जाएंगे तटवर्ती क्षेत्र में ही फिलीपींस आता है, जहां पर मेरियाना गर्त है, विश्व का सबसे बड़ा गर्त यदि देखा जाए, पृथ्वी पर का सबसे बड़ा गर्त यदि देखा जाए, गड्ढा देखा जाए तो मेरियाना गर्त है, जो फिलीपींस द्वीप समूह के पास है, जो प्रशांत महासागर का भाग है। तो बाग्यो फिलीपींस द्वीप समूह के पास गर्म एवं शुष्क पवन चला करता है साथियों। तो इस तरीके से आप क्षेत्रीय, प्रादेशिक, स्थानीय पवन में केवल गर्म पवनों को देखा है, गर्म एवं शुष्क पवन के बारे में आप पढ़े है ना। अगले सेशन को हम ठंडी पवन को लेकर के आएंगे कि हम लोग इसी में क्षेत्रीय, स्थानीय, क्षेत्रीय, प्रादेशिक, स्थानीय पवन में साथियों ठंडे पवन के बारे में स्टडी करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों, और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चीजों को पढ़ते चलें, ताकि आपके एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से हो सके। मैं शॉर्टकट नहीं अपनाता, जिस टॉपिक को पढ़ाता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से मन के साथ और पूरे कंटेंट को लेकर चलता हूँ साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।